टीचिंग वाली एज में अपना संस्था स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो हमारे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप अपना डिग्री कॉलेज खोलें। नहीं, वो तो और लोगों को आप नहीं रोक पाएंगे। जी जी लोगों का काम कहना है और हमारा काम सुनना है और आगे बिल्कुल बिल्कुल हमें दिल खोल के बात करनी चाहिए। जो सही भी मतलब एक गाँव को क्यों जो एक अपना सपना संजो करके रखा हुआ और अपने बच्चों में अपने परिवार में एक अलग भारत देखते हैं। एक अलग तो शायद ये होगा कि क्या कहते हैं उसको कि ऊँट के मुंह में जीरा या वो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई कि अगर आप एजुकेशन के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस चाहते तो आप स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं। वेलकम टू स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पॉडकास्ट। आप सभी अभिभावक एवं स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करेंगे कि स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या चीज़ें इन फ्यूचर होंगी, या जो अभी हमारे सामने बैठे हैं स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आप फाउंडर कह लें, मैनेजर कह लें या एक व्यवस्थापक कह लें, सारा रोल इन्होंने अपने स्कूल में प्ले किया है। तो सबसे पहले तो हम उस स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये बना कैसे, इसका स्टेबलाइजेशन कैसे हुआ, वो चीज़ आया कैसे, एक छोटे से गांव में से स्टार्ट किया इन्होंने, आज एक मुकाम पे पहुंच रहा है या पहुंचने की कोशिश में है। सो मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पहले पॉडकास्ट में मिस्टर रेहान अशरफ उत्साही सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं हमारे पब्लिक को, हमारे अभिभावक को। वैसे मोस्टली तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान से अगर जानेंगे तो और अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास दिन है, और मैं सबसे पहले अपने समस्त छात्र छात्राओं को और सभी अभिभावकों को आज की इस दिन की शुभ होली की, और ये साथ साथ रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने का हर एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है, और उस इम्पोर्टेंट दिन में आज का ये जो दिन है शुक्रवार है, तो मैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों को जुमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि इस स्कूल को कैसे आपने वजूद में आया, इस्टेब्लिश किया, ये वजूद में कैसे आया। जो आपका अभी एज है जी ये मतलब हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इस एज में लोग अगर टीचिंग फील्ड में कुछ अच्छा कर ले जाएं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए, बहुत बड़ा मकाम होता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आपने इतने कम एज में जी जी एक संस्था चला रहे हैं। वो भले भी कैसी चल रही है, अभी रनिंग में है, प्रोग्रेस पे है, हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। तो मतलब क्या था आपके अंदर, क्या चल रहा था, जुनून कैसे? देखिए, जब मैंने इस स्कूल को बनाया तो उससे पहले मेरे ख्याल में ये नहीं था कि मैं एक स्कूल का मैनेजर बनूंगा या एक इस तरीके से कोई काम कर पाऊंगा। इससे पहले अगर हम देखें तो हमने 2-3 जगहों पर टीचिंग की, और जो बहुत ही कम समय टीचिंग की, कहीं पर 1.5 महीने, कहीं पर 3 महीने और कहीं पर 6 महीना। और उससे पहले मैं स्टडी करता था, मैं MPP का MLK का छात्र रहा हूँ। उस दौरान मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं टीचिंग करूँगा, बस यूँ ही था कि लोग मिलते रहे। हमारे एक दोस्त थे जिनका नाम फसीहुद्दीन शाह था, उनका यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा कि उन्होंने हमारे हर एक सोच में बहुत अहम किरदार निभाया। तो मैं जब एज ए स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, तो उस समय अपने वालिद साहब के बिजनेस में हाथ बटाता रहता था। ऐसे ही दुकान में बैठा था, एक दिन हमारे जो है दोस्त थे सर, जो कि आज तुलसी इंग्लिश के एक बेहतरीन अध्यापक भी हैं, और उनसे हमारी एक दोस्ती भी थी, और यूँ कह लिया जाए कि वो हमारे गुरु भी थे और एक फ्रेंड भी थे। तो जब हम दुकान में बैठते थे, इतने में उसी समय में एक ब्लार्क फाउंडेशन के तहत कौशल विकास मिशन का एक जो है
संस्था ओपन हुआ और वो यहाँ फैसल डिग्री कॉलेज जरवा रोड पर जो है उसके बीएड विभाग में चल रहा था। तो अचानक एक दिन उनसे हमारी मुलाकात होती और उन्होंने कहा कि आप देखिए बीकॉम कर रहे हैं और अभी एक संस्था नहीं आई है, तो मैं चाहता हूं कि आप ना ज़्यादा तो 2 ही 3 घंटे वहां पर वक्त दें और इंश्योरेंस पढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। वहीं से हमारी टीचिंग की शुरुआत होती है और यथास्थिति तमाम दिक्कतें आई, उसको फेस करता रहा। मैं 3 महीने वहाँ पर बना रहा, फिर उसके बाद मैं बिना शिशु पाठशाला में 1.5 महीने की टीचिंग की। फिर उसके बाद जो है जब वहाँ बिना शिशु पाठशाला मैंने छोड़ा तो ऐसे सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं निकला हुआ था और तुलसीपुर हमारी एक आदत थी कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक में जब निकलते थे तो घर के पीछे से एक रास्ता गया हुआ है और वो स्टेशन के लिए, तो स्टेशन उस समय निर्माणाधीन था और उसके जस्ट आपने देखा होगा सेकंड जो प्लेटफॉर्म है उसके बगल में कुछ जगह बची हुई हैं, तो वहाँ पर काफ़ी लोग आते थे जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, कोई दौड़ता था, कोई वर्जिश करता था, तो हम भी करते थे। तो हमारे गुरु थे बसंत लाल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य। तो एक दिन वो हमको सुबह वहाँ पर मिलते हैं मॉर्निंग वॉक के दौरान, चूँकि वो भी मॉर्निंग वॉक में आते थे और उनसे नमस्ते होता है, उनसे आशीर्वाद मिलता है और ऐसे ही कुछ बातें होती कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उनके आदेशानुसार हम अपना जहाँ ये विद्यालय है मटेना से पहले 2 किलोमीटर के सोनपुर चौराहे पर एक स्कूल, वहाँ एक प्रधानाचार्य होया करते थे। सर ने कहा कि आप वहाँ जाइए और आप टीचिंग ही करिए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा और मेरे बारे में उनसे बताइएगा और वो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। मैं आया और यहाँ पर बताया तो उन्होंने बगैर किसी प्रश्न के या डेमो के मुझे अपने यहाँ टीचिंग करने का मौका दिया। फिर वहाँ पर 6 महीने हमारा जुड़ाव रहा, जो भी हो सका हमने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की और अचानक उस संस्था से हमको निकलना होता है। जब मैं निकलता हूँ तो उस स्कूल में पढ़ रहे तमाम ऐसे बच्चे जो हमसे प्रभावित थे, वो चाहे प्राइमरी बच्चे रहे हों, प्राइमरी सेशन के या जूनियर सेशन के, उन्होंने बाई कॉल करके अपनी पेरेंट्स के ज़रिए से भी खुद भी ये कहा कि सर अगर आप इसी क्षेत्र में कहीं भी पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पढ़ाने का जो तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। और भी बहुत सारी बातें थी। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी जहन में कि अचानक हमारे एक जो क्लासमेट थे, हमने जो पहले उनका नाम लिया था, हाँ फसीहुद्दीन शाह करके, उनसे हमारी मुलाकात होती है और वो मुलाकात हमारे ख्याल से कुछ दिन बाद हुई थी, मतलब एक लंबे समय पर हुई थी। और जब हमने अपने बारे में और उन्होंने अपने बारे में बताया कि अपनी अपनी मसरूफियात, तो फिर ये बातें रखी गई कि कहीं ना कहीं एक स्कूल डाल देते हैं। तो फिर हम जहाँ एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप जैसे आपने बताया कि पापा का बिजनेस था वो भी चल रहा था, वहाँ भी काम कर रहे थे, आप टीचिंग भी कर रहे थे, तो आपका पर्पज जो मतलब आपको जो माइंड सेट वो स्कूल पे ही क्यों सेट हुआ? वो स्कूल पे सेट इसलिए हुआ कि मैं उससे पहले जो है 3 संस्था में काम किया और 3 संस्थानों में काम करने पर मुझे ऐसा लगा कि जो चीजें मैं करना चाहता हूँ या जो भारत की भविष्य है, जो हमारी नई जनरेशन है या हमारे पीछे की जो जनरेशन है, उसके साथ वो काम नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, जिससे भारत का भविष्य बने और सुधरे। मुझे एक बहुत बड़ा स्कूल्स के सिस्टम में, टीचिंग के सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्कीम दिखाई दिया। तो मैंने उसको ये सोचा कि अब इसका पर्दाफाश करेंगे और इसी पर काम करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि पहले उससे पहले ये होगा कि हम पहले अपनी एक संस्था डालते हैं। और वही एक कहावत है नहीं कि अगर हम बदलते हैं तो समाज बदल जाता है। तो हमने सोचा कि हम एक अपनी संस्था डालेंगे जहाँ पर वो चीज़ें हम करेंगे जो चीज़ें हम करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे लोगों तक वो बात पहुँचेगी और यही ख्याल के साथ हमने अपनी स्कूल को, यानी आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ आपने अपना स्टार्ट कर दिया। जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपने स्कूल चलाया, स्कूल किस पर्पज से आप चलाना चाह रहे हैं और इन फ्यूचर अपने स्कूल को आप कहाँ ले जाने के मोड़ पे हैं, क्या चाहते हैं स्कूल से? देखिए, स्कूल चलाना जो हमारा मकसद है वो स्कूल चलाने का मकसद नहीं, स्कूल के जरिए से बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देने का मकसद है।
बिल्कुल। हमारे एक चीज़ और thought है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कट करूंगा। जी जैसे आपके माइंड में जब ये आया कि हमें स्कूल ओपन करना है, जी तो आप तो रहने वाले हैं तुलसीपुर के, जी जी आप तुलसीपुर में भी माइंडसेट अपना बना सकते थे, जी। लेकिन आपने एक गांव को जैसे चूज किया, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि आपका प्रोसेस स्लो होगा या फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो आपने मतलब एक गांव को क्यों चूज किया? आप तुलसीपुर के रहने वाले थे, तुलसीपुर में भी स्टार्ट कर सकते थे। बिल्कुल। ऐसा इसलिए देखिए, काम वहाँ करना चाहिए जहाँ संसाधनों की कमी हो। श्योर, बिल्कुल और एक दूसरा ये है कि कीचड़ में कमल खिलता है। बिल्कुल 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 तो हमने सोचा कि शहर के लोग काफी जागरूक होते हैं और उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होती है, बिल्कुल बिजनेसमैन होते हैं, पैसों की कमी नहीं होती है। बिल्कुल हम गांवों की तरफ अगर पलायन करके जाते हैं तो वहाँ किसान वर्ग के लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं खेतों में, अपने या किसी और के, फिर उस छोटी सी रकम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और वो भारत की नींव हैं। तो हमने सोचा कि जहाँ संसाधन की कमी है वहाँ पर जाते हैं और उन गरीब तबके के लोगों के साथ, उन मजदूर वर्ग के लोगों के साथ काम करते हैं जिन्होंने एक अपना सपना संजो करके रखा हुआ और अपने बच्चों में, अपने परिवार में एक अलग भारत देखते हैं, एक अलग प्रदेश देखते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि शहर से हट के थोड़ा गाँव की आपकी तरफ बातों से हमें यही एक्सपेक्टेशन था, इसीलिए हमने ये जी। क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग यहाँ थे कि स्कूल को आप इन फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं, क्या है प्लान आपका? देखिए, स्कूल का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम इस स्कूल को एक ऐसी फैक्ट्री के रूप में लेकर के आए। फैक्ट्री मैंने इसलिए कहा कि बच्चा जो है वो एक, समझ लीजिए, हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बच्चा एक प्रोडक्ट है। बिल्कुल और उसका जो प्रोडक्शन होना चाहिए बहुत ही अच्छे किस्म की होनी चाहिए और तमाम चीज़ों को देख करके करनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों का जो मेमोरी होता है वो बिल्कुल खाली होता है, उसमें जो हम चाहेंगे वही डालेंगे। हम एज अध्यापक अगर पढ़ा रहे हैं कि ए फॉर एप्पल होता है तो बच्चा वही सीखेगा और वो बड़ा हो करके किसी से भी तकरार करेगा तो यही कहेगा नहीं हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा है, यही सही होता है। और मेरी जगह पर अगर कोई दूसरा टीचर आ करके उसे ए फॉर कुछ और पढ़ाता है तो बच्चा वही रटता है कि नहीं हमारे सर ने यही पढ़ाया है। तो हम जो स्कूल को देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा स्कूल वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, किसी भी रूप में रहे, लेकिन हमारे यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ से ऐसा मॉडल बन करके निकले, ऐसे प्रोडक्ट बन करके निकले कि वो समाज में एक मिसाल पैदा कर सकें, जिसको देख करके लोग और बच्चे अपने आप को प्रोत्साहित करें और डेवलप करें और कुछ आगे बढ़ने के लिए सीखें, कोशिश करें, मेहनत करें, इस तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल को अभी जिस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को लेकर के अगर हम कहते हैं कि हम अपने स्कूल को डिग्री कॉलेज तक ले जाते हैं तो शायद ये होगा कि क्या कहते हैं उसको कि वो उठ के मुंह में जीरा या छोटी बात, ये सोच है, सोच को हम जी, आप जी, जी। बदल नहीं सकते हैं। आपने कहा है, बिल्कुल दिल खोल के कहिए। जी जब आप टीचिंग वाली एज में अपना संस्था एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो हमारे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप अपना डिग्री कॉलेज खोलें। नहीं वो तो और लोगों को आप नहीं रोक पाएंगे। जी जी लोगों का काम कहना है और हमारा काम सुनना है और आगे बिल्कुल बढ़ना है। बिल्कुल हमें दिल खोल के बात करनी चाहिए जो भी सही। चीज है। नहीं तो मैं ही कह रहा हूँ कि वो तो डिग्री कॉलेज के उसमें देख रहा हूँ, लेकिन अभी जो मैं देख पहला रहा हूँ इंटर वो कॉलेज, बिल्कुल। वो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अपने स्कूल को इस क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल बना करके तैयार करूं कि अगर हमारे यहाँ बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है और वो क्लास 5th तक ही सिर्फ रुकता है तो वो उसकी इतनी मजबूत नींव होनी चाहिए कि उस 5th तक के ही एजुकेशन जो उसको मिले उसके माध्यम से वो बगैर किसी ट्यूशन के, बगैर किसी सहयोग के वो इंटर को अपने आप की क्लास को इजीली फाइनल कर ले जाए, क्योंकि बेस अच्छा हो जाए। बिल्कुल, क्या अगर बुनियाद अच्छी है तो कहते हैं मकान अच्छी हो। बिल्कुल। हम जुड़े हैं जैसे अभी आपके स्कूल से, जी तो ये चीज हमें भी क्लियर हुआ कि आप क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी आप क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं एक रीजन है कि आपका स्ट्रेंथ अभी थोड़ा सा कम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा 19-20 है, तो ये भी एक रीजन है क्योंकि आप क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। तो जहाँ क्वालिटी पर्पज होगा वहाँ क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन बहुत ज्यादा माइंड करने की या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत
नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप हम नहीं सोचते हैं क्वालिटी ऐसा। पे ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी जी, चीज है। बिल्कुल हम ऐसा नहीं सोचते हैं, बिल्कुल। क्योंकि और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ वही पेरेंट्स जुड़े हम्म, कि जो चाहते हैं, जिनके अंदर ललक है, बिल्कुल। जिनके अंदर एक जुनून है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देंगे, एक बेहतर एजुकेशन देंगे। हम उन्हीं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वही मुझे भाते भी हैं। बिल्कुल जी अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है स्कूल में। अब लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैं एक पेरेंट्स हूँ, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आज पूरे स्कूल का बना हुआ है एडमिशन को लेके। लोग तरह तरह की तरकीबें निकाल रहे हैं, कोई कन्विंसिंग, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, सबका अलग अलग। कुछ लोग तो बहुत ही मतलब जीरो लेवल तक चले जाते हैं एडमिशन के चक्कर में। तो अगर मैं एज अ गार्जियन आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मैं आपका स्कूल क्यों चूज करूँ, क्यों मैं आपसे जुड़ूं? जी, सही कहा आपने, क्योंकि ये स्कूलों का एक बहुत बड़ा मंडी बन चुका है। बिल्कुल। और बहुत सारे स्कूल हैं, हर जगह स्कूल ही स्कूल दिखाई देते हैं, हर जगह टीचर्स ही टीचर्स दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे जहाँ तक आपने ये मुझसे कहा कि क्यों जुड़े हम? हाँ, आपके क्यों स्कूल जुड़े, से हमारा क्वेश्चन। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान न रखे, बिल्कुल किताबी ज्ञान के साथ साथ उसके पास व्यवहारिक ज्ञान रहे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आज आप देख रहे होंगे कि भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत लंबी बहुत है। ज्यादा है। और वो जो बेरोजगार की संख्या आप देख रहे हैं, जो कतार देख रहे हैं, उसमें एजुकेटेड लोग। 90%। मैं एक हादसा आपको बताता हूँ कि एक समय, आज के 2-3 साल पहले, मैं एक गांव में गया हुआ था कन्विंसिंग के दौरान। तो उनके पेरेंट्स, एक बच्चे के पेरेंट्स को मैं समझा रहा था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा। और देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में एक आईना होता है। तो उन्होंने एक सवाल मुझसे किया और बहुत सारी बातें उनको मैं समझाया, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी। उन तमाम बातों में एक बात उन्होंने एक रखा कि मास्टर साहब, आप जो एजुकेशन की तारीफ कर रहे हैं, अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो कौन सी नौकरी मिलती है, और अगर नौकरी मिलती ही है तो आप क्यों यहाँ मेरे यहाँ हैं? आप भी तो पढ़ लिख करके बेरोजगारों की उसमें लगे हुए हैं। तब मेरे जहन में एक बात आई कि जो ये बेरोजगारों की संख्या, वहाँ पढ़े लिखे लोग, और वो पढ़े लिखे लोग ये हैं जो हमने पहले कहा था कि एक स्कीम चल रहा है स्कूलों के जरिए से, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले हो रहा है। इसमें देखने को मिलेगा आपको कि एजुकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा। आप समझिए कि नर्सरी से लेकर के क्लास 9th तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते। बिल्कुल। फेल ना करने के पीछे अब समझिए कि बच्चा जानता है या नहीं जानता। अब नई जो पॉलिसी आई है 2025 से, जो ये यूडाइस वाली आ गई है, 2022 से चल रही थी, इससे इसमें चीजें आ गई कि एज के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होना। अब सोचिए कि अगर किसी कारण की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, या बच्चे का विकास ना हो पाने की वजह से, या संसाधनों की कमी की वजह से, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन की जो है एज लेट कर दिया है, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में नहीं करा पाया है, 6 साल हो गए, तो उस बच्चे का एडमिशन डायरेक्टली कक्षा 1 में हो रहा है। अब आप बात समझिए, जो बच्चा बाई एज हो रहा है, अब वो बच्चा ना वो आ जाना है, ना ए जाना है, ना वो एक जाना है, ना बेसिक कुछ है ही नहीं, बेसिक उसके पास है ही नहीं, और उसको कक्षा 1 में एडमिशन करा करके उसके साथ ये एक बहुत बड़ा स्कीम हो गया। बिल्कुल। दूसरी बात ये हुई कि जो हमने कहा कि बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उनको आप किसी भी तरीके से पास करेंगे, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब इसमें जो बेरोजगारों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की, इसमें ये है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, वो साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। बिल्कुल। उनके पास डिग्रियां हैं। आप क्लियर करें साक्षर और शिक्षित में क्या है? जी, जैसे देखिए, साक्षर ये है कि उनके पास डिग्रियां हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा लिखना पढ़ना जान पाए हैं, कुछ बोलना जान पाए, और उनको एक स्कूल के माध्यम से क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10 का एक डिग्री दे दिया गया कि आप इतना पढ़ लिख लिए। लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं। उसके शिक्षित आप किसे समझेंगे? जी, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग शिक्षित कौन है? हाँ, वो शिक्षित वह व्यक्ति है जिसके उठने से, बैठने से, बात करने की भाषा जो उसकी है, बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि वो शिक्षित है या साक्षर है। जिसको इखलाक, इखलाक बोलते हैं, जिसको संस्कार बोलते हैं। और ये चीजें
हमारे यहाँ पहले स्कूलों से और घरों से दोनों जगह से मिलती थी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल स्कूल को छोड़कर के घर तक महदूद कर दी गई, और इस भाग दौड़ की जिंदगी में पेरेंट्स वो ज्ञान नहीं दे पाते जो उनको देनी चाहिए अपने बच्चों को, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कारी नहीं बना पाते। स्कूल के भरोसे बैठे हैं, और स्कूल क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उनको किताबी ज्ञान देता है। देते हैं, बिल्कुल। तो इससे बच्चे वो साक्षर बन जाते हैं, लिखना पढ़ना जान जाते हैं, लेकिन वो जिंदगी में क्या करेंगे। अब जैसे एक चीज, छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आप किसी बच्चे को 100 रुपए का नोट दे दिया जाए, बिल्कुल, तो उस बच्चे को पता तो यह है कि ये नोट आया, लेकिन मिल तो जाएगा, लेकिन उससे अगर ये कहा जाए कि इसको खर्च कैसे करना है, तो इसके पास उसका ज्ञान नहीं है, खर्च करने का उसके पास ज्ञान नहीं है। या दोबारा उस 100 रुपया को कैसे कमाया जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। या कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे कि पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन या बहुत सारे पेरेंट्स भी मिलेंगे उनको खर्च करना नहीं आता, यूज नहीं है। तो ऐसे जो हमने साक्षर और शिक्षित को 2 श्रेणियों में बांटा, वो ये है कि हम साक्षर तो हो जाते हैं, लेकिन अपने एजुकेशन का जो है, अपनी शिक्षा का यूज कहाँ करना और कैसे करना है, कैसे लोगों को दिलों में उतर करके अपने मकसद को पूरा करना है, कैसे जिंदगी जीनी, ये नहीं हो पाता है। बस सिर्फ हम साक्षर होते हैं और गवर्नमेंट के सहारे बैठ जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट भी ये कहती है कि आपके अंदर कुछ होनी चाहिए, आपके अंदर। हाँ, तो वो चीजें जो निकालते हैं वो एक इंटरव्यू के जरिए निकलती है। भाई हमारे पास डिग्रियां हैं, हमने किताबी ज्ञान लिया और वो उस स्तर तक नहीं लिया जिस स्तर तक लेनी चाहिए थी। अब हम जब इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। फिर हम ये चीज तो हम ही लोग फेस कर रहे हैं, हमारे दोस्त या हमारे आसपास या हमारे सोसाइटी में ये सब चीजें होती हैं कि एक ऐसा बंदा या गर्ल्स होती है, उसके पास बीएससी है, एमएससी है, बीए है, एमए है, लेकिन जब उसको ये कह दिया जाए कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, और वो बात करते हैं नौकरी पाने की या बहुत अच्छा करने की, कहाँ से कर पाएंगे। तो वो अपनी एजुकेशन का दिखा नहीं पाते हैं कि उनके पास क्या यूज नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगरचे आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी ले, संस्कारी बने, बच्चों की जो शुरुआती जिंदगी होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और बहुत ही अनमोल होती है। इसका अगर आप ख्याल रखना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को, आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहां उसको असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम तो मिले, लेकिन उसको धार्मिक, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वहां पर एक संस्कार है, वो धार्मिक ज्ञान मिले, उसको संस्कार मिले, हमारा बच्चा संस्कारवान, हमारी बातों को माने, हमारी इज्जत करे, हमारे जो है रिलेशन वालों की इज्जत करे, अपने गुरु की बात को बात समझे, या समाज के दबे कुचले हुए लोगों का कुछ काम कर पाए, भला कर पाए, ऐसा उसके पास ज्ञान हो। तो फिर हम चाहेंगे कि ऐसे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े जो ऐसा चाहते हैं। आपकी बातों से ये चीज क्लियर हुआ कि आप एजुकेशन के साथ साथ एक जो प्रेजेंट टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं जी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, तो बिना कहे आपको हमें समझना होता है कि हम क्या आपसे पूछने वाले हैं या आप क्या कहने वाले हैं, तो इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये चीज जिसके अंदर होती है वो सबको अपने वश में कर सकता है, वश में नहीं बोलेंगे, मतलब वो सबको समझ सकता है कि उसको नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्या उसका हम पूरा करें तो वो बंदा हमारे ऊपर हावी हो सकता है या हमें लाइकिंग कर सकता है, हमें जॉब दे सकता है। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हुई कि अगर आप एजुकेशन के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं। बाकी बातें बहुत लंबी हो रही हैं और अभी बहुत सारी बातें हैं, तो आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। नेक्स्ट एपिसोड में और बाकी सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। जी बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और उम्मीद करते हैं कि फिर हम लोग बैठेंगे और जो चीजें हैं वो क्लियर की जाएंगी। जी बिल्कुल। और यहीं से चलते चलते फिर मैं पुनः मतलब एक बार और आज की इस दिन की होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां सभी छात्रों को और उनके पेरेंट्स को।